So today we're going to start a new chapter. It is called Dissolution of Partnership Firm. ये जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे बहुत दुख से पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन का बात हो रहा है, मतलब अंत का बात हो रहा है, ख़त्म का बात हो रहा है। हाँ, तो जब कोई चीज़ ख़त्म होता है तो बहुत दुख लगता है, बहुत ख़राब लगता है। लेकिन तुम लोगों को दुखी होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुशी खुशी पढ़ो, क्योंकि तुम लोगों को ये मार्क्स देगा एग्जाम में। एनीवे, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Before we get into this chapter, it is very important to get a clarity on one thing, कि हम लोग जो बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट, हम लोग फर्म का डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है टू गेट किसी चीज को डिसॉल्व कर देना, और जब हम बात करते हैं डिसॉल्व का मतलब उस चीज की अस्तित्व, उस चीज की एग्जिस्टेंस का खत्म होना, अब वो और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट डिसोल्यूशन, राइट। किंगफिशर एयरलाइंस, इट गॉट डिसॉल्व्ड, देयर इज नो मोर किंगफिशर एयरलाइंस, अब और नहीं है, वो बंद हो गया, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी अस्तित्व ही खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, बिजनेस से जो बंद हो गए, खत्म हो गए, उनका और डे टू डे ऑपरेशंस और नहीं होता है। सो डिसोल्यूशन का मतलब तो एक चीज समझ में आ गया है कि इस शब्द का मतलब है कि किसी चीज को डिसॉल्व करना, खत्म करना। और अगर हम लोग अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करें तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे फर्म जो है, मतलब जो बिजनेस है, वो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। बट यहाँ पे एज आई सेड कि बिफोर वी गेट इनटू द चैप्टर, एक चीज का क्लैरिटी होना चाहिए, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है ये बच्चों लोगों के बीच में कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसे एक समझ लेते हैं और इसमें कंफ्यूजन होता है। So dissolution of partnership and dissolution of partnership firm, these are two different topics, and you have already done dissolution of partnership, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक है। अब दोनों में डिफरेंस समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी। सो ए, बी, सी 3 पार्टनर्स थे फर्म में, और अब एक नया पार्टनर आया, डी, करेक्ट। तो जब एक नया पार्टनर आता है तो ए, बी और सी के बीच में जो रिलेशनशिप था, बिकॉज इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर, जब हम लोगों ने पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने कहा था कि पार्टनरशिप वो रिलेशनशिप है जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, जिन्होंने अग्री किया है एक साथ आकर के बिजनेस करने का, करेक्ट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आई एम सेइंग देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द रिलेशनशिप। और पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कब खत्म होते हैं? जब कोई नया पार्टनर आया तो ए, बी और सी के बीच का रिलेशनशिप खत्म होकर के ए, बी, सी और डी के बीच में नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। एडमिशन किए हम लोग, दैट वाज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट और डेथ, ए, बी, सी है, सी चला गया, जिंदा गया, मर के गया, चला गया। सो अब क्या होगा, ए, बी, सी का बीच का रिलेशनशिप खत्म होगा और ए और बी के बीच में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। इन बोथ द सिचुएशन, वेदर द पार्टनर इज कमिंग इन और पार्टनर जब जा रहे बाहर, दोनों ही सिचुएशन में फर्म के एक्टिविटीज में कोई फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। फर्म का एक्टिविटीज तो चल रहा है भाई, बट सिर्फ प्रॉब्लम चेंजेस कहां हो रहे हैं,
इनके बीच का जो रिश्ता है वो रिश्ता में बदलाव आया। तो जब पार्टनर्स के बीच का रिश्ता बदलाव होता है, उनके उस रिश्ता में चेंजेस आएगा, तो वो कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, क्या बिना एडमिशन और विदाउट रिटायरमेंट, बिना कोई पार्टनर के आया या बिना कोई पार्टनर के गए, क्या रिलेशनशिप डिसॉल्व हो सकता है? क्या पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप डिसॉल्व हो सकता है विदाउट एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर? यस, कैसे? सारे पार्टनर कैसे कैसे होगा? वेरी गुड PSR। अरे भैया ABC 3:2:1। अभी इनका रिलेशनशिप इज बीन डिफाइंड बाय 3:2:1। अगर वो लोग बोलते हैं कि अब हमारा PSR क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, रिलेशनशिप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ABC का बीच में जो पुराना रिश्ता था वो रिश्ता खत्म होकर के अब क्या हो गया, एक नया रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है कि नहीं है? राइट। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, इसलिए हम ये क्लैरिटी देना चाहते थे ताकि ये आप लोगों को पता रहे हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब अगर हम बोले कि यहां पे 3 पार्टनर है A, B और C, ना कोई पार्टनर आया और ना ही कोई पार्टनर गया, लेकिन इन्होंने आपस का रिश्ता खत्म कर दिया। अरे भैया, जब इनका बीच का रिश्ता ही खत्म हो जाए, बताओ फॉर्म रहेगा क्या? फॉर्म क्या था, क्या था फॉर्म? कलेक्टिवली दे वर कॉल्ड व्हाट? फॉर्म। यही तो था फॉर्म। और फॉर्म was existing because there was a relationship being existing here. अगर इनका बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे के ऊपर में लाठी डंडा लेके निकल गया ये लोग, अगर रिश्ता ही नहीं है, तो ये लोग जो फॉर्म जो धंधा कर रहे हैं, धंधा रहेगा? तो इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत सिंपल बोलता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब सारे पार्टनर्स के बीच में जब रिश्ता खत्म हो। ये नहीं कि कोई नया रिश्ता शुरू होगा, कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई जा रहा है, नो। उनके बीच जब ऑटोमेटिकली जब सारा रिश्ता खत्म हो जाता है, इनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्म क्या हो गया, बंद। और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब फर्म का डे टू डे ऑपरेशंस क्या हो जाता है, बंद, शटर डाउन, ताला लग गया, कोई काम नहीं, नो बिजनेस विल बी, नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी कैरिड ऑन, और इनके बीच का रिश्ता क्या हो जाता है, खत्म। So when the relationship among the partners gets dissolved, automatically the firm will get dissolved. जब इनके बीच का रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, यही लोग लड़ाई झगड़ा कर लिए, इन लोग अपना रिश्ता ही खत्म करना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने जो मिलकर के जो स्टार्ट किया था वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म होगा। So that is what dissolution of firm means, and we are here to discuss that कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तो क्या करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब बिजनेस में, जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जब आपका पहला चैप्टर था बेसिक, फंडामेंटल बेसिक, जब पार्टनर्स स्टार्ट हुआ था, तो वहां से हम लोग एडमिशन में आए, रिटायरमेंट में आए, डेथ में आए, और आज हम लोग आ गए अब क्या होगा अगर फर्म बंद होगा तो। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल शब्द में समझो, फर्म में ताला लग रहा है, धंधा खत्म, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Now, saying this, बिजनेस को बंद करना इतना आसान नहीं है। Is it so easy that tomorrow you just pull down your shutter and lock and खत्म? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। It's not so easy. Now, it's not so easy. I mean, मतलब nobody is going to stop you from closing your business. Obviously, तुम अपना बिजनेस बंद कर सकते हो, but बिजनेस बंद करने के बाद भी आपके कंधों में बहुत सारी जिम्मेदारी रहेंगे, राइट? तो एक इमेजिन करो, तुम्हारा ही एक दुकान है, बिजनेस है, राइट? तुम ये तुम्हारा शॉप है, ये क्लॉथ स्टोर है, A और B ने मिलकर के एक कपड़ा का दुकान खोला था, ये बंद हो गया, बंद कर दिए लोग। अब तुम
तुम सोचो, जब तुम एक बिजनेस को बंद करते हो तुमको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज याद रखना, जब भी हम लोग बिजनेस बंद करते हैं, ये एथिकली हम बात कर रहे हैं, ऑन अ मॉरल ग्राउंड्स, ये कानून भी यही कहता है, लॉ भी यही कहता है कि जब आप अपना बिजनेस बंद करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके बिजनेस के जितने भी उधार है, बाकी है, लाइबिलिटीज है, उन लाइबिलिटीज को क्या किया जाए? क्लियर किया जाए, उसको आपको पे करना है। एंड इफ यू रिमेंबर, पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक में भी एक चीज था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब ये, जनरल पार्टनरशिप का बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स के लाइबिलिटी तब तक खत्म नहीं होते हैं जब तक फर्म का सारा लाइबिलिटीज खत्म सेटल ना हो जाए। जब तक फर्म का डेब्ट सेटल नहीं होगा, पार्टनर का लाइबिलिटी सेटल्ड नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हम लोग अपने आप को सिचुएशन में डालते हैं कि हम लोगों का एक दुकान है, राइट? अब हम लोग उस दुकान को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। तो जब हम लोग अपना दुकान को बंद कर रहे हैं, तो जो पहला दो एक्टिविटीज, जब हम लोग अपना दुकान को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। करेक्ट? पार्टनरशिप खत्म हो गया हम लोग यहाँ पे, राइट? जो जब दुकान बंद करेंगे तो जो दो मेन इंपॉर्टेंट काम हमें जो करना है वो है, मेरा विशेष, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज या सेटलमेंट ऑफ डेब्ट, और दूसरा है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ व्हाट? एसेट्स। दो ही बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आज मैं जॉर्ज एकेडमी को बंद करने का सोचूं तो मैं सबसे पहला जो चीज ये सोचूंगा भैया कि यहाँ जो मेरे सारे एसेट्स पड़े हुए हैं, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा एसी है, मेरा फर्नीचर, इन सब का क्या करना है? ये तो अब मेरा कोई काम का नहीं, तो उसको तो मैं यूज करने वाला नहीं, तो उसको मैं क्या करूंगा? बेचूंगा, ऑब्वियसली उसको रियलाइज करूंगा, उसे मैं कैश में कन्वर्ट करूंगा, उसको बेच करके मैं पैसा लूंगा भैया। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है, मैं ये देखूंगा कि मेरे कितने उधार है, किन किन लोगों को, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मेरे को पैसा पे करना है। सो एक चीज याद रखिए, जब भी कोई बिजनेस बंद होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, या वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बंद होगा तो दो ही मेन एक्टिविटी जो हमें करना पड़ता है। सबसे पहला दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वो है, अपने सारे लाइबिलिटीज को क्लियर करने का है, अपने सारे डेब्ट्स को क्लियर करने का है, और उन डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए बेसिकली फंड्स भी हम लोग कहां से लाते हैं? अपने एसेट्स को बेच के ही लाएंगे। तो ये दो मेन एक्टिविटी हमें करना है जब हमारा दुकान बंद हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब जब आप अपना दुकान बंद करते हैं, अपने एसेट्स को बेच करके जो पैसा आता है, वो जो फंड आएगा, उस फंड का एप्लीकेशन, उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? राइट? ये नहीं कि पार्टनर लोग है, फर्म बंद हो रहा है, सारा सामान बेच दिया, बेच बाच करके पैसा ले लिया, दोनों आपस में बांट करके भाग गया। नहीं, ये चीज नहीं करना। तो देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ स्टेप्स कि कैसे आप अपने एसेट्स को बेच करके जो पैसा आता है उसका जो एप्लीकेशन होगा वो कैसे होगा। सो एप्लीकेशन ऑफ, अगर हम फंड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज, पेमेंट किसे करना है? आउटसाइड लाइबिलिटीज। What do you mean by outside liabilities? Creditors, bills payable, loan from bank, right? मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग थे, जिनसे आपने उधार लेकर के रखा था, जिनको आपको पेमेंट करना है, तो उनको पहले पेमेंट करो, राइट? उनको पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचे तो सेकंड प्रेफरेंस होता है पेमेंट टू इंटरनल लाइबिलिटी। पेमेंट टू इंटरनल लाइबिलिटी। अब तुम लोग सोचोगे भैया इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होता है? बताइए, दिमाग लगे। इंटरनल कौन है? अंदर का कौन है? घर का कौन है? पार्टनर्स। घर का कौन है? हो सकता है ना कि पार्टनर भी तो बिजनेस को लोन दे करके रखा हुआ है। सो देयरफॉर लोन
फ्रॉम पार्टनर्स, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लेकर के रखा हुआ है ना, ये अलग टॉपिक्स हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो पार्टनर से लोन हम लोग लिए हैं या तो हमने पार्टनर को लोन दिए हैं, राइट। सो लोन फ्रॉम पार्टनर के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो पहले उस सेकंड स्टेप होगा इंटरनल लायबिलिटी क्लियर करने के लिए, उसके बाद पैसा बच गया, सारे कर्जे खत्म करने के बाद, बाहर भीतर सारा कर्जा खत्म करने के बाद पैसा बच गया, क्या करें, क्या करें, नहीं अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इतना जल्दी मत खुश हो जाओ। कैपिटल वापस होगा, किसका, मालिक लोग। अरे भैया मालिक लोग ने जो पूंजी लगाया है, जो कैपिटल, वो लोग वापस नहीं लेगा, लेगा कि अपना अपना हक लेगा कि नहीं, अपना अपना क्लेम लेगा कि नहीं लेगा। तो दैट इज पार्टनर्स कैपिटल, वो उनको वापस होगा। और उसके बाद भी अगर बच गया, किस्मत अगर है तो, तब वो अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर तो फिर कोई है ही नहीं देने के लिए, तो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स लोग आपस में क्या कर लेगा, रेशियो में बांट लेगा। सो ये बहुत ही बेसिक है, याद रखिए। जब भी फर्म बंद होता है, हम लोग अपने सारे एसेट्स को बेचते हैं। एसेट्स बेच करके सबसे पहले हम लोग सेटलमेंट करते हैं अपने बाहर के डेब्ट्स को, आउटसाइड लायबिलिटीज को, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक्स, ये सबको हम लोग पहले आउटस्टैंडिंग जितना एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब मत बोलना कि सर ले एम्प्लॉइज तो अपना घर का है, सैलरी बाकी है तो बाकी है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं बेटा, उसको भी आपको एज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट करने पड़ेगा। वो आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय को पहले पैसा दीजिए आप, हाँ या ना। सो देयरफॉर एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, दिस आर ऑल योर एक्सटर्नल डेब्ट्स व्हिच हैज टू बी पेड। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा, हो गया। सेकंड प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, इंटरनल लायबिलिटी, अगर लोन्स पार्टनर से लोन लिया गया है तो उसे पे कर दिया जाए। थर्ड आपको दिया जाता है, अगर पैसा तब भी बच जाए तो पार्टनर्स के कैपिटल वापस हो जाएंगे। और चौथा जो होगा, अगर बच गया तो फिर आप आपस में क्या कर ले हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द फंड्स which you get after realizing your assets. Clear? समझ में आया? अब एक चीज याद रखो, ये जो एसेट्स बिकेगा, लाइबिलिटीज पे होंगे, इनका कहीं तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, कि सब दिमाग में ही कर ले हम लोग, नहीं। See, I told you ना कि even if you close your accounts, close your business, वो बिजनेस बंद करने का भी अकाउंट्स बनता है। बिजनेस सिर्फ शटर गिराने से बिजनेस बंद नहीं होता, राइट? बिजनेस बुक्स में भी क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, वो बुक्स में भी क्लोज होना चाहिए। सो व्हेन योर पेमेंट, जब आप अपना लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सारे लाइबिलिटीज के अकाउंट को बंद कर रहे हैं। दैट इज व्हाट यू डूइंग। जब आप सारे एसेट्स का पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी एसेट्स को बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अपने एसेट्स के अकाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली आप ये चीज देखोगे, है ना, कि जब बिजनेस बंद हो रहा है, जब हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं, फॉर्म बंद हो रहा है, तो एक एक अकाउंट भी क्या कर देना है, क्लोज करना है। तो सिर्फ शटर गिराने से, ताला लगाने से नहीं होगा, किताबों में भी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी अपने बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग सबसे पहला अकाउंट सीखेंगे, और वो सबसे पहला अकाउंट हम लोग जो सीखेंगे बनाना, उसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट का पर्पस क्या है, ये अकाउंट का पर्पस है जो एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, जो लायबिलिटी को पेमेंट हो रहा है, उसका रिकॉर्ड्स इसी अकाउंट में मिलेगा। क्लियर? दूसरा जो हमें बनाना पड़ेगा वो होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तीसरा जो लोन, पार्टनर से जो लोन लिया गया था उसका सेटलमेंट करने के लिए एक सेपरेट लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। ये हम लोगों का अलग टॉपिक रहेगा, हम लोग करेंगे इसको, पार्टनर्स लोन अकाउंट। और लास्ट में हमारा बनेगा कैश या बैंक अकाउंट।
व्हाई नॉट बैलेंस शीट? अभी तक तो पार्टनरशिप में हम लोग सब में बैलेंस शीट बना रहे थे, बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगा? बिजनेस बंद हो गया, बैलेंस शीट का बेटा, बैलेंस शीट को तो खाली करना है हमको, बैलेंस शीट को तो एक्चुअली खाली करना है। आप बैलेंस शीट बनने ही नहीं सकता ना, एसेट्स नहीं, लायबिलिटी नहीं, तो बैलेंस शीट में दिखेगा क्या? सो गलती से भी बैलेंस शीट बनाने मत चले जाना डिसोल्यूशन में। फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, आपका बनेगा कैश और बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेटलमेंट होगा वो कहां कैसे होगा, किस रूप में सेटलमेंट होगा? कैश और बैंक से ही। तो मतलब पैसा इन हैंड या तो कैश एट बैंक, उसके थ्रू तो सब हिसाब होगा ना। पैसा लेकर या दे करके सारा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। सो दिस विल बी द लास्ट अकाउंट दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग. Let us understand one by one. Today's focus will be in the realization account only, because rest you all know. Partners capital we know the cash and bank ledger कैसे बनाना है, but वो हम लोग करेंगे. आज का नया जो हम लोग का टॉपिक है वो रियलाइजेशन अकाउंट. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते क्यों हैं. ये तो हमने बता दिया, आपको रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए आपको बनाते हैं, करेक्ट. लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं हम, आपको क्या होता है क्या समझिए. देखिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज देंगे. ये आपका बैलेंस शीट है, आपका बैलेंस शीट में एसेट्स है और यहां पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग, जो मैं बार बार ये कह रहा था कि सिर्फ शटर गिराने से बिजनेस बंद नहीं होता है, आपके बुक्स को भी बंद करना है. याद रखिएगा, जब बिजनेस आपका बंद हो रहा है, जिस दिन बंद होगा उस दिन आपके पास बैलेंस शीट है, राइट. और बैलेंस शीट ही बिजनेस का वो आईना है. बैलेंस शीट में आपका सारा चिट्ठा है. यहां पे आपके सारे एसेट्स हैं, यहां पे आपके सारे लायबिलिटीज, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स वगैरह सब यहीं पे है और कैपिटल यहां पे है. अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम लोग का फॉर्म बंद होगा तो हमारा ये काम है इंश्योर करना है कि एसेट साइड में एक भी एसेट नहीं होना चाहिए. सारे एसेट्स यहां से क्या करो, हटाओ. सिमिलरली लायबिलिटीज और कैपिटल इस साइड में आपको नहीं दिखना चाहिए. इन सबके अकाउंट्स को क्या करना है, हमें बंद करना है, क्लोज करना है, नहीं रहना चाहिए. अब एसेट्स का क्या, कुछ हम एग्जांपल लेते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ये एक टेंजिबल है, एक इनटेंजिबल है, ठीक है. और एक लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिट एसेट साइड में दिखता है. या एक और फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. इस तरह के एसेट्स आपको दिख रहे हैं. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जब अपना फॉर्म बंद हो रहा है ना, तो ये सारे एसेट्स के अकाउंट को हमें क्या कर देना है, क्लोज कर देना है. That is what I mean when I've said कि for बार बार यू में हम रेपिटेटिव हो रहे हैं. It does not mean कि only लॉक एंड की से आपका फॉर्म बंद होगा. फॉर्म एक्चुअली आपकी किताबों में भी बंद होना चाहिए. सो अब होता है क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचेंगे, गुडविल बेचेंगे, ये सब तो बिकने वाला आइटम है. पीएल अकाउंट तो बिकेगा नहीं, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. दिस इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको फिक्टिशियस एसेट है सब, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. बट इसको तो बंद करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग लेके चले जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. ये ट्रांसफर कहां पे हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. मतलब इनको पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इनका अकाउंट बंद हो गया. अब बचा लैंड एंड बिल्डिंग और क्या बचा, गुडविल. अब ये तो जादू की तो छड़ी है नहीं कि तुरंत घुमाएंगे और बिक जाएगा, हाँ या ना. अब हम अगर बिकने तक का इंतजार करेंगे, जब तक नहीं बिक रहा है तब तक, तो टेक्निकली देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो तुरंत नहीं बिकता है, समय लगता है. तो जब तक नहीं बिक रहा है तब तक अगर इसको हम रखेंगे तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल अकाउंट खुला रहेगा. तो हमको इसको अब इमीडिएटली क्या करना है, बंद कर देना है, राइट. इसको बेचने के लिए बंद करना है. तो इसको बंद करेंगे तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग होगा और 2 गुडविल होगा. तो जब इसको बंद करेंगे तो डेबिट क्या करेंगे, तब यहां पे जरूरत पड़े एक नया अकाउंट खोलने का, ताकि जब तक ये बिक ना जाए, राइट. बेचने के लिए हमको इसको तो कहीं रखना पड़ेगा, बेचने के लिए कहीं ना कहीं इसको तो लेकर के जाना पड़ेगा हमको. तो इसको बेचने के लिए हम कहां पे लेके जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में.
मेरा बात समझ में आ रहा है? सो रियलाइजेशन अकाउंट का काम समझो, पर्पस समझो। इसलिए मैंने कहा कि रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि पहला कि जो एसेट्स बिकने वाले हैं वो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, वो बात की बात है। जो बिकने वाले हैं मतलब जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, गुडविल भी हो सकता है, दोनों ही कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। गुडविल बिकता है। डिसोल्यूशन में गुडविल को एक नॉर्मल एसेट जैसा मानेंगे। एडमिशन में, रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता था। यहां गुडविल को जस्ट एज अ एसेट मानोगे, जैसे नॉर्मल एसेट है। तो तब तक के लिए हमको रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्या करना है, डालना है। इसको अकाउंट क्लोज कर दो और जितने एसेट्स बिके उसको रियलाइजेशन में डाल दिए हम लोग। जितना बिकने वाले हैं, बिके या वो बात की बात, उस पर भी दिमाग नहीं लगाना है। तो all those assets which can be realized into cash will be transferred to where? Realization account, and that is the why we are preparing the realization account. Second, we are talking about the liabilities and capital. Now, ये जो capital है, this is an individual account of the partner. So this has nothing to do with the realization. So इसका लिए तो अपना, उसका तो अपना ठिकाना है, इसका तो अपना ठिकाना है, इनका तो कोई ठिकाना नहीं था। इसके लिए इसको कहां डाले हम लोग? रियलाइजेशन में डाला, लैंड इन बिल्डिंग गुडविल को। बट कैपिटल का तो अपना ठिकाना है, पार्टनर कैपिटल वहां चला गया। तो देखो बैलेंस शीट से ये भी हट गया, ये तो हट गया, ये भी हटा। इसको बोले कहां कर देने, ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बचा क्या? लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का जब हम बात करते हैं तो लायबिलिटीज में मेरा इंटरनल और एक्सटर्नल आ रहा है। व्हाट इज इंटरनल? जैसे लोन फ्रॉम द पार्टनर। व्हाट इज एक्सटर्नल? लोन फ्रॉम द बैंक। सो जो लोन फ्रॉम पार्टनर है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सेकंड प्रायोरिटी दिए हैं। पहला प्रायोरिटी किसका है? आउटसाइड लायबिलिटी का। तो इसमें से जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो कहां पे चले जाएंगे? रियलाइजेशन में, ताकि उनका अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, क्योंकि उसको पेमेंट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कारण ही यही है कि हम जितने भी एसेट्स जो रियलाइज हो सकते हैं उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाए, और जितनी भी लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज है उसे हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं। फिर जैसे जैसे पेमेंट होता है सब उसका हिसाब किसमें रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट में रहेगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आइटम्स रहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट को कंफ्यूज मत करना रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटीज की जो वैल्यू चेंजेस होता था उसे हम लोग रिकॉर्ड करते थे, और वो बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। बट ये बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, और ये एसेट्स को बेचने का, लायबिलिटीज को पे करने का जो हिसाब है उसे दिखाया जाता है। क्योंकि थ्योरी में आता है कभी कभी गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। एनीवेज, तो लेट्स थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। देखो सारा आइटम तो एक एक करके आज नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट विल बी टू हेवी फॉर यू ऑल टू टेक द इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन, जो मोटा मोटी इंफॉर्मेशन वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक फेयर आइडिया मिल जाए कि रियलाइजेशन अकाउंट में होता क्या है। सो ये अपना डेबिट साइड है और ये अपना क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में आएगा आपके सारे एसेट्स। कौन से एसेट? टैंजिबल और इनटैंजिबल। पीएल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो सब यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा लवलीन? क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रियलाइजेशन अकाउंट में वही एसेट आएगा जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? तो क्या क्या एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट्स, पेरेंट्स नहीं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब हम लोग एसेट्स क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये सारे एसेट्स को हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। और ये सब एसेट्स आए कहां से?
सब बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था, सब वहां से उठा के डाल दिया इसको। अब इन सब का अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया। अब चलो जर्नल देखो कितना इजी हो जाएगा, पढ़ो, जहां जहां उंगली रखेंगे पढ़ना। फिर से हो गया पहला एंट्री, क्लोजिंग एंट्री ऑफ ऑल दी एसेट्स। तो सारे एसेट्स को ट्रांसफर करने का मेरा पहला जर्नल बना, रियलाइजेशन टू ऑल योर एसेट्स, जितने भी सारे एसेट्स है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने दो ही प्रकार के एसेट्स को डाला। ये वाला सेक्शन है तुम्हारा टेंजिबल और ये वाला सेक्शन है तुम्हारा क्लियर। कोई डाउट, समझ में आया। ये मेरा एसेट्स ट्रांसफर हो गए। अब मेरा लाइबिलिटीज भी तो है, लाइबिलिटीज। अच्छा एक और एसेट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे, मिस कर गए, डेटर्स। डेटर्स भी तो है, ठीक। अब एक और एसेट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगा, कौन सा लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे हम लोग पहले, सारे एक्सटर्नल जो बाहर के लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे लोन फ्रॉम कोई भी बैंक, जैसे बिल्स पेबल, जैसे ईपीएफ। क्या होता है ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो आपका एक्सटर्नल है। और अगर किसी तरह का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट वगैरह रहा तो ये सारे लायबिलिटीज यहां पे ट्रांसफर हो गए, ठीक। अब ये सारे लायबिलिटीज को ध्यान से समझो। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किया गया है, रियलाइजेशन अकाउंट में कहां लिखे हैं इसको हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखे हैं ना, कहां पे लिखे हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ किस कारण से, क्रेडिटर्स। तो इसका जर्नल क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने का एंट्री समझ में आ गया। हाँ बताइए, पढ़िए मेरे साथ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ईपीएफ अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहला दो एंट्री खत्म हो गया हम लोग का। All your tangible and intangible assets has been transferred and all your external liabilities has been transferred. Now sometimes you will find in your balance sheet कि बैलेंस शीट में कभी कभी अब इसे देखोगे, डेटर 50,000 माइनस प्रोविजन 5,000, तो 45 लिखा हुआ, ठीक। अब यहां पे कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मैं डेटर का कौन सा वैल्यू को ट्रांसफर करूं रियलाइजेशन में, क्या मैं 50,000 को ट्रांसफर करूं कि मैं 5,000 को ट्रांसफर करूं, 45,000 को ट्रांसफर करूं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका डेटर्स ट्रांसफर होता है तो डेटर्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस वैल्यू। कौन सा वैल्यू, एंड व्हाट इज अ ग्रॉस हियर, 50,000। सो डेटर्स 50,000 का यहां पे आएगा। देन सर व्हाट अबाउट दिस प्रोविजन, सो ये 5,000 का प्रोविजन को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या किसको भी तो बंद करना है ना भाई, तो खुला रह जाएगा ना प्रोविजन का अकाउंट। सो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, हो गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, अच्छी तरह समझ में आया। तो एक चीज समझ लो ना यहां पे कि अगर किसी एसेट को आप ट्रांसफर करते हैं और उस एसेट के ऊपर में स्पेसिफिकली कोई रिजर्व है, तो आप एसेट के साथ साथ उसके रिजर्व को भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एसेट के साथ साथ उसका रिजर्व, उसका प्रोविजन को भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्लियर,
समझ में आ गया? तो यहाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है और उसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। एक और रिजर्व हम लोग देखें हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में थोड़ा सा हम लोगों को टेक्निकलिटी है, वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सब चेक करना पड़ता है, राइट? तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एक अलग हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अभी बेसिकली इतना मोटा मोटा आइडिया तुम लेकर के चलो इसको, ठीक है? ये तुम्हारे सारे एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गए। अब एसेट ट्रांसफर की तो बेचेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि सब बिक रहा है, ठीक है? अभी कौन बिकेगा नहीं बिकेगा वो छोड़ दो, अभी हम ये मान ले मेरा बिक गया सारे एसेट्स। तो जब एसेट्स बिकेगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा। क्या आएगा? इनफ्लो होगा, पैसा आएगा मेरे पास। आप सोचो, जब मैंने एसेट्स को ट्रांसफर किया था तो मैंने ये एंट्री पास किया था रियलाइजेशन। देखो हम साइमल्टेनियसली तुम लोगों को जर्नल और लेजर दोनों दिखा रहे हैं, क्योंकि सिंस हम लोग अकाउंट चल रहा है इससे तुम लोग जर्नल में रिलेट कर पाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हमने लैंड एंड बिल्डिंग किया था, टू प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा करके किया। अब हम मान लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया, एसेट बिका एक। तो जब एसेट बिका तो इतना हमको पता है कि हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कर दिया कैश को डेबिट, या बैंक को डेबिट कर दिया, पैसा है। अब लैंड एंड बिल्डिंग अगर बिका है तो मेरा बैंक एज एन एसेट बढ़ा, करेक्ट? और यहां पे क्या लिखेंगे? टू लैंड एंड बिल्डिंग? नो। व्हाई कांट आई राइट टू लैंड एंड बिल्डिंग? बिकॉज देयर इज नो लैंड एंड बिल्डिंग technically in the books. Why sir there is no? Because we have already closed it. How have we closed it? We have transferred it to the realization account. So जो books में है नहीं, एक आदमी को एक ही बार मारा जा सकता है, दो बार तो नहीं मार सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को एक बार मार दिए, खत्म हो गया, वो मर गया बुक्स में, दोबारा तो नहीं मार सकते हैं। तो फिर इसको बंद किसको करेंगे? तो देखो इसको तुम क्रेडिट करके डेबिट किसको किया था, तो फिर बंद किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे। हो गया। अब एक चीज देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट बंद हो गया, कैंसल। बचा क्या? कैश टू, अल्टीमेटली वही एंट्री हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन डायरेक्ट ये वाला एंट्री हम लोग पास नहीं किए, पहले लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइजेशन में डाले, उसके बाद फिर बेचे। क्यों? आप समझ में आया? इसलिए मैं चीज बोल रहे थे, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग कोई भी एसेट को प्रैक्टिकली हम लोग को पता है कि अचानक से एक दिन में नहीं बिक जाएगा, और जब तक नहीं बिकेगा तब तक हम लोग इंतजार करते रह जाएंगे, तो मेरे सारे अकाउंट्स लेजर्स खुला रह जाएगा। इसलिए पहला स्टेप है कि वो सारे एसेट जो बिक सकता है उसको रियलाइजेशन में डालो, सारे एसेट्स को बंद करो और उसके लिए एक अकाउंट खोलो। क्या है? रियलाइजेशन। एक अकाउंट खुला रहेगा, तो सारा चीज एक ही अकाउंट के थ्रू हो रहा है। अलग अलग एसेट्स अकाउंट, अलग अलग लायबिलिटी के अकाउंट कुछ नहीं है। क्लियर है? अब तो बताओ लेजर में क्या होगा? एंट्री पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर भी आएंगे और यहां पर भी आकर के हम लोग क्या करेंगे भैया? क्रेडिट ही करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, बाय कैश या बैंक। अब जितने भी एसेट्स बिके, लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया, प्लांट एंड मशीनरी बिक गया, जो भी है सब लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, और उसके बाद टोटल करके यहाँ पे अमाउंट लिख देना। एसेट्स बेचे हैं, किस लिए विशेष बेचे? ताकि पैसा आए और उससे हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड टूर में निकल जाए, पार्टनर्स लोग, है ना? किस लिए बेचे हैं? लायबिलिटीज पे करने के लिए। पहला प्रायोरिटी लायबिलिटीज पे करना। ये है मेरा सारा लायबिलिटीज, ये है मेरा सारा एक्सटर्नल, ये नहीं, ये है मेरा सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? अब इसको पे करेंगे। तो अब बताओ, जब क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो मेरा पैसा जाएगा, तो टू बैंक होगा। अभी हम ये कर दे रहे हैं, रफ में कर रहे हैं, उसका अभी हम फॉर्मली तुमको पूरा सारा इंटरेस्ट लिखवाएंगे। टू बैंक या कैश, पैसा निकल गया। अब जब क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो मेरा लायबिलिटी क्या हो गया? खत्म हुआ। लायबिलिटी डिक्रीजेस होगा, डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन हम क्रेडिटर को डेबिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रेडिटर का अकाउंट को क्या कर दिया? बंद। और उसके बदले में किसको क्रेडिट किया था? रियलाइजेशन। तो अब बंद होगा तो क्या बंद होना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट बंद होना चाहिए। देखो फटाफट एंट्री सीख रहे हैं हम लोग।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। अब आ जाए इधर पे, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो इधर भी क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक। कौन सा लायबिलिटी पे हुआ, क्रेडिटर्स, लोन, सब धड़ लिखेंगे, टोटल करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। तो वेरी सिंपल, एसेट्स ट्रांसफर हुआ, लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुआ, एसेट्स बिका तो क्रेडिट, लायबिलिटीज पे हुआ तो डेबिट। अब किसी का मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर अगर पैसा कम पड़ गया, अगर एसेट्स बेच करके उतना पैसा नहीं आया कि हम अपने सारे लायबिलिटी को पे कर पाए, तो सर क्या करेंगे, चूज करेंगे, लॉटरी कर देंगे सबका बीच में, जिसका नाम उठेगा उसका किस्मत अच्छा, उसी को पैसा मिलेगा। ऐसा कर सकते हैं हाँ, कि वो इंकी पिंकी पोंकी करके चूज कर लेंगे, नहीं कर सकते। सिंपल, पार्टनरशिप का तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर पैसा कम पड़ जाए, पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। कहां से, वो हमको लेना देना नहीं है, कहीं से भी लाए, पैसा लाओ। वो उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पैसा कहां से लाएगा, पैसा उसको लाना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। यानी कि एक चीज क्लियर है कि एक भी एक्सटर्नल लायबिलिटी बचना नहीं चाहिए, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। क्वेश्चन बोला क्रेडिटर्स पेड, लोन फ्रॉम बैंक पेड, और इन दिनों के बारे में साइलेंट, तो साइलेंट इस बात बोले क्वेश्चन देने वाला हम पे नहीं करेंगे। नहीं बेटा, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, रियलिटी में सब पे करना है। क्लियर, एक चीज क्लियरिटी मिल गई आपको। अब ये जो रियलाइजेशन हो रहा है, एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज को पे करना, इसमें समय लगता है, करेक्ट, मेहनत, थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, समय लगेगा। तो इसके लिए कभी कभी पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, किसी को अपॉइंट कर देते हैं, तो बड़े तुम काम देख लो, इसे देख लो यार, तुम भी बिकवा दो मेरा सारा एसेट, कुछ तुमको कमीशन दे देंगे हम। इस खर्चा को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन करने का खर्चा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देते हैं, डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो जो भी एक्सपेंसेस इस रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो रियलाइजेशन ही अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। सो अभी फिलहाल के लिए टू बैंक लिख करके लिखेंगे, ठीक है, टू बैंक या टू कैश। अब ये भी एक अलग में अपना टॉपिक है, रियलाइजेशन खर्चा कौन देगा, कैसे देगा, उस पर अलग से क्लास करेंगे हम लोग, आज इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कुछ। अभी सिर्फ इतना मान रहे हैं कि फर्म का अकाउंट से पैसा निकल गया, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, हो गया। अब ये सब करने के बाद, अच्छा ये भी तो पॉसिबल है कि कुछ एसेट्स पार्टनर बोले हम लेके जा रहे हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, ठीक। तो अगर पार्टनर लेके चला जाएगा तो क्या करेंगे, लेके चला जाएगा, लेके जाओ भैया, जा एंजॉय करो, जा, होगा ऐसे नहीं, क्या करना है करेंगे। अगर पार्टनर बोला हमको मोटर कार दे दो, ये ला हम चलाएंगे मोटर कार, तो फर्म क्या करेगा, बोले ले लो, बेचेगा मतलब टेक्निकली क्या करेगा बोले तो उसका अकाउंट से काट लेगा। कौन सा अकाउंट, हिसाब तो होगा ना लास्ट में। तो अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है, तो वो एसेट जितना में लेकर गया उसका अकाउंट से क्या हो जाएगा, कट गया, अकाउंट डेबिट कर दो। टू व्हाट, मोटर कार लेके, टू मोटर कार तो नहीं लिख सकते हैं, टू, हाँ देखो हम लोग एंट्री सीख गया तुम लोग एंट्री, एक तीर से दो शिकार हो रहा है हम लोग का। तो जैसे यहां पे हमने बाय कैश लिखा है, तो यहां पे हम लोग बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर लेकर गए उसका नाम लिखेंगे, और क्या लेकर गया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां पे दिया मोटर कार, तो मोटर कार लिख दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर बोलेगा अच्छा ठीक है, ये जो बिल है ये हम पे कर देते हैं,
तो पे कर देते थोड़ी ना, उसके अंदर में मदद रिज़्क आत्मा आ गया है, हम पे करेंगे, दिल मेरा अचानक से बड़ा हो गया, नहीं बेटा हम पे कर देंगे, हम ये फर्म से वापस ले लेंगे, हम फर्म से ये पैसा वापस ले लेंगे। तो एक बात बताओ, अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ में लायबिलिटी पे कर देता है तो वो तो वापस फर्म से लेगा, तो पार्टनर का क्लेम क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया अगर वो लायबिलिटी पे किया तो। यस और नो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में अच्छी तरह से। तो डेबिट क्या हो जाएगा, जो लायबिलिटी पे किया उसको डेबिट नहीं कर सकते, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हो गया। तो अब यहाँ पे लेजर में कैसे करेंगे दिखाओ, बताओ। ये बिल्स पेबल पे हुआ, तो जब लायबिलिटी पे होगा तो डेबिट, यहाँ पे टू बैंक लिखे थे तो यहाँ पे क्या लिखे, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये सब हम तुम लोग से पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं और उसके हिसाब से रियलाइजेशन में डाल रहे हैं। रटना कुछ नहीं है बेटा, रटियो कुछ नहीं, रट सकोगे भी नहीं, ये सब पॉसिबिलिटीज है, कर रहे हैं ना। अरे भैया सोच लो कि तुम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म में, सोच लो कि तुम लोग बिजनेस चला रहा था और तुम लोग बंद किया, तो क्या करोगे तुम लोग, यही तो करोगे, अपने को जगह में रख के देख लो, यही सब तो पॉसिबिलिटी होगा ना। या तो एसेट बेच देंगे या तो एसेट हम लोग ले लेंगे, या तो लायबिलिटी पे करेंगे सारा का सारा, कुछ लायबिलिटी हम भी पे कर सकते हैं। अगर हम एसेट लेकर के जाएंगे तो हिसाब में कटेगा, अगर हम लायबिलिटी पे करेंगे तो मेरा हिसाब में जुड़ेगा। कितना प्रैक्टिकल है भाई। एगो गुमटी भी अगर छोटा सा पान का दुकान भी बेचते हैं ना, अगर बंद करेंगे तो यही काम होगा। और एक मल्टीनेशनल कंपनी भी कल को बंद होगा, जैसे विजय माल्या का किंगफिशर बंद हुआ, तो अब उन्हें पता किया कि नहीं किया सब चीज, वो तो निकल गया घूमने, अभी भी घूम ही रहा है, बट टेक्निकली एथिकली यही होता है। कंपनी का प्रोसेस बात की बात है, वो छोड़ दो उसको। एनीवेज, तो ये सब हो गया। अब इन सब चीज में दो पॉसिबिलिटी है, जब इसका हम लोग बैलेंस करेंगे तो या तो डेबिट बड़ा होगा या तो बचा। अगर डेबिट बड़ा होगा तो पार्टनर लोगों को खुशी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, बताओ, सोच के बताना। अगर डेबिट बड़ा हुआ, अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट सेट बड़ा हो रहा है तो पार्टनर लोगों को जश्न मनाना चाहिए कि मातम मनाना चाहिए, अगर डेबिट बड़ा हो गया तो। सोचो, बोलो। एक छोटा सा चीज से तुम्हें पकड़ सकता था, हम बोले ऑलरेडी। डेबिट अगर बड़ा होगा तो क्या होना चाहिए रचिता, मातम मनाना चाहिए, क्योंकि हम पहले बताया आपको कि रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल नेचर का मतलब दुख तो सब डेबिट है और सुख सब। तो अगर डेबिट बढ़ा तो दुख बढ़ा, दुख बढ़ा तो मातम मनाओ, सुख बढ़ा तो जश्न मनाओ। समझ में आया? छोटा सा कॉमन सेंस लो ना बेटा। यहाँ पे आपने एसेट ट्रांसफर किया है, अगर इस जितना वैल्यू है उससे अगर ज्यादा में बेचोगे, क्रेडिट बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, खुशी मिलेगा ना आपको। समझ में आ रहा है? यहीं से तो समझ में आ रहा है ना आपको। क्लियर है कि नहीं? सो डेबिट अगर बढ़ा तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और अगर क्रेडिट बढ़ा, सॉरी डेबिट बढ़ा तो दैट इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन, और अगर क्रेडिट बढ़ा तो दैट्स अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसका बीच में बटेगा? अगर प्रॉफिट बटेगा तो पार्टनर का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। सुख हो रहा है, क्रेडिट। और अगर लॉस होगा तो पार्टनर का अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। दुख हो रहा है। समझ में आया? ये एक 95% तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। 4-5% कुछ इक्का दुक्का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है, कुछ रियलाइजेशन का में वेरिएशंस देखेंगे, वो सब होगा। ठीक है, समझ में आया? अब दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा का बात करेंगे, सीबीएसई और आईएससी दोनों के लिए लगे, क्योंकि ये जो भी इस वीडियो को देखे दोनों के लिए होना चाहिए। क्या है यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, समझ लेते हैं। और ये लेटेस्ट गाइडलाइन आया, पहले नहीं था। सीबीएसई बोलता है कि अगर टेंजिबल एसेट्स, समझ रहा ना, टेंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख सकते छू सकते हैं, अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में
कुछ भी एसेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप सोच लेना कि वो बिक गया है। और कितना में बिका है? जो उसका बुक वैल्यू था। आईसी बोलता है नहीं बिका, उसका वैल्यू 0 है। ये डिफरेंस है। बात समझ में आया? समझ में आया? ये अभी हम टेंजिबल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग 1000, प्लांट एंड मशीनरी 2000, फर्नीचर 3000, ऐसे करके दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग वाज रियलाइज्ड एट 1200। लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया तो बिक गया, जिसके बारे में बोला है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोला, फर्नीचर के बारे में बोला, मोटर कार का 500 रुपया था, इसका बारे में कुछ बोला ही नहीं, चुप है। तो सीबीएसई बोलता है अगर जिस टैंजिबल एसेट के बारे में नहीं बोला है, आप ये मान लीजिए कि वो बिक गया। और कौन सा वैल्यू में बिका है? अपना बुक वैल्यू, जिस वैल्यू में आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये कौन बोल रहा है? आईएससी क्या बोल रहा है? 0। क्या बोल रहा है? 0 वैल्यू होगा। क्या होगा? ये टैंजिबल एसेट के केस में। अब आ जाओ इनटैंजिबल एसेट के केस में। इनटैंजिबल एसेट मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इसमें सीबीएसई और आईसी दोनों एक साथ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। क्या है? अगर इंटैंजिबल, किसी भी इंटैंजिबल एसेट के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है तो ये हम लोग मानेंगे कि वो बिका ही नहीं। उसका वैल्यू कितना होगा? रियलाइज वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? समझ में आया? दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। पहले ये नहीं था, पहले ये सीबीएसई ने लेटेस्ट गाइडलाइन में इस चीज को चेंज कर दिया टैंजिबल एसेट के लिए। तो पहले वही था, नहीं बिका है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि बिका है तो फिर उसको नहीं मानना है कि वो बिका है। ये था पहले। अब उसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये आईसी सीबीएसई दोनों को लिए कर दिए कि जो भी चीज वीडियो को देखे उसको समझ में आ जाए। आगे बढ़े। तो ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट की कहानी। अब जो भी सीखे हैं इसको रिवाइज कर लें, और रिवाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? जर्नल सबसे बेस्ट आइडिया है रिवाइज करने का। अब समझ में आ रहा है? यहां से बना रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद सेकंड अकाउंट क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ताकि पता चल सके कि कौन पार्टनर से कितना पैसा फर्म को मिलेगा। या अरे भैया बंद तो तभी होगा ना जब मालिक लोगों का सारा चीज क्या हो जाएगा? सेटल। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? पार्टनर्स। और उसके बाद अल्टीमेटली उसके बाद क्या बनेगा? कैश और बैंक सीक्वेंस में बनेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री में आ जाते हैं, और जर्नल के बाद हम लोगों का ये क्लास भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा एंट्री है, यहां से शुरू करते हैं। फॉर, कहीं कहीं इसको क्लोजिंग बोलता है और कहीं कहीं ट्रांसफरिंग भी बोलता है। तो हम फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। अच्छा, यहां पे याद रखिएगा सिर्फ टेंजिबल और इनटेंजिबल, फिक्टिशियस एसेट नहीं बेटा। फिक्टिशियस एसेट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, हम उसका भी करके दिखा देंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी है कि नहीं है? हाँ, इजी है। ठीक है, तो एंट्री बोल दो विशेष। क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। वेरी गुड। कैसे याद रखेगा एंट्री? नहीं याद रखना भैया एंट्री, भैया याद ही नहीं रखना है। इधर उधर पैटर्न, फिर पैटर्न बनाओ, उधर से करके इधर से करके, क्या ये एंट्री याद ही नहीं रखना है। समझना है हमको। क्या समझे? एक चीज पता है, बचपन से सीखे हम लोग, क्लास 11 का बचपन से, कि एसेट अकाउंट बंद होता है तो क्रेडिट होता है। तो जब यहाँ बात हो रहा है एसेट को क्लोज करने का, तो एसेट अकाउंट क्या होगा? तो डेबिट क्या होगा? उसको अगर उसको घर से निकालो तो कोई तो घर दो उसका। कौन सा अकाउंट होगा? रियलाइजेशन टू ऑल योर एसेट। लिख दे क्या? नाम लिखे क्या? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी लिख दे रहे हम, सिर्फ एसेट्स लिख दे रहे। ठीक है, उतना मेरा पेन में इंक नहीं है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्लोजिंग हो गया। एसेट्स को क्लोज करने के बाद फिर हम लोग किसको क्लोज करते हैं? लाइबिलिटीज। बच्चा याद रखना, कौन सा लाइबिलिटीज? एक्सटर्नल। फॉर क्लोजिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज, बताओ आउटसाइड लाइबिलिटीज को अगर बंद करेंगे, लाइबिलिटीज बंद हो रहा तो क्या होगा? लाइबिलिटीज डेबिट होगा। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज या लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटीज रहेगा उसको आप डेबिट करोगे। एग्जाम में लाइबिलिटीज मत लिखना, इससे वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी लिखना, सन्ड्री लाइबिलिटी।
वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी लिखिएगी खुशी, टू रियलाइजेशन। हो गया। तीसरा काम क्या है? बोलो। एसेट बेचने का। हाँ, तो बेचते हैं हम लोग। तीसरा, एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड होगा, ठीक है। कैश या बैंक, कैश या बैंक। अकाउंट टू व्हाट? हो गया। एसेट्स बेच के क्या करना है हम लोगों को? लायबिलिटी सेटल करना है, ठीक है। तो नंबर 4, सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स। तो बच्चा याद रखना, आउटसाइड डेब्ट्स के बारे में बात कर। बताओ क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर डेब्ट सेटल करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, अगर पैसा बाहर जाएगा तो क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाएगा? सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश या वाह। तो पहला 4 एंट्री में कोई प्रॉब्लम है? ठीक। अब इसी से जुड़ा 5th और 6th एंट्री भी कर सकते हैं हम लोग। 5th और 6th एंट्री में थोड़ा सा संभावना यह है कि एसेट्स या तो पार्टनर लेके चला जाएगा और लायबिलिटीज पार्टनर पे कर देगा। तो चलो नंबर 5, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। एंट्री बताओ क्या होगा? वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो उसको नहीं छोड़ेंगे ऐसे, उसका अकाउंट से क्या करेंगे? तो अकाउंट से माइनस करेंगे। तो पार्टनर को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो बुरा। दुख मतलब डेबिट, सुख मतलब यहाँ पे अपना इंडिविजुअल अकाउंट जो सीखे थे हम लोग, क्रेडिट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो अच्छा, किसी का अगर यहाँ पे मन में अगेन फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि अगर सर पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों है तो क्या करेंगे? तो बताएंगे क्या करेंगे, छोड़ दो अभी। नंबर 6, एसेट जैसे टेक ओवर सकता है उसी तरह लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। फर्म के बिहाफ में अगर पे कर रहा है तो पार्टनर क्या करेंगे? वापस वो लायबिलिटी को पैसा को क्लेम करेगा, मांगेगा, तो उनका अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, और डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, हम लोगों ने फिर ये भी देखा है कि इन सब सारे काम करने के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट। सो आप लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और अभी मान लेते हैं पेमेंट फर्म की तरफ से चला गया तो फर्म का कैश या बैंक हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया? अब ये जो रियलाइजेशन हुआ इसका 2 ही नतीजा होगा, या तो इससे फायदा या तो ठीक। 8 नंबर, अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ, दैट इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटेगा। पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। प्रॉफिट बट रहा है ना, सुख होगा उनको। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, बंद कर दो उसको, डेबिट हो गया। नंबर 9, अगर लॉस हुआ रियलाइजेशन पे, बताओ, तो पार्टनर्स का अकाउंट से डिडक्ट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू,
ठीक है, हो गया। अच्छा सर, व्हाट अबाउट एसेट्स? तो टैंजिबल और इनटैंजिबल है, और उसके अलावा सर फिक्टिशियस एसेट भी तो है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस वगैरह था, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था सर, इन सब का क्या करें? पार्टनर्स का विषय बांट करें, डिवाइड करेंगे। सो फॉर फिक्टिशियस एसेट्स पार्टनर्स का अकाउंट बांटेंगे तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर एसेट को क्लोज करेंगे तो एसेट का अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या करेंगे? पार्टनर्स का रियलाइजेशन नहीं कर सकते, इनको तो रियलाइजेशन में लेकर के नहीं जा रहे, इनको कहां लेकर के जा रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, पीएल अकाउंट, इस तरह का बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज में सर ये भी तो होता है, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, पीएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो जनरल रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, क्या करेंगे? बांट लो ना, किसके बीच में? किस बांटेंगे? नंबर 11 देखो, जो जो दिमाग में आ रहा है, सोच रहे क्या किया है, उसका एंट्री मार, सीखते चल रहे हैं हम लोग। सो फॉर जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, WCR में इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको इंक्लूड नहीं किया, उसको देखेंगे अलग से। फॉर जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर पार्टनर्स के बीच में बढ़ रहा है तो भैया यहां तो पार्टनर को खुशी होगा ना, तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा तुम्हारा GR, और हो जाएगा यहां पे PL। सो दिस अगेन 95% the entries we have covered, 95% एंट्री का। अब जो एंट्री सीखेंगे ना, वो लोन का थोड़ा सीखेंगे, पार्टनर का लोन का सीखेंगे, और लास्ट में कैश अकाउंट बनाने के बाद या तो पार्टनर को पैसा मिलेगा या तो पार्टनर पैसा देगा, तो वो अभी नहीं दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट जब करेंगे उसी समय तुम लोग को दिखाएंगे। अभी दिखा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तुमको वहां ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और WCR, IFR का जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसे हम लोग देखेंगे बाद में। बट दिस इज व्हाट टू से अ चंक, अ बिग चंक, बहुत बड़ा मात्रा में हम लोग ने एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर लिया है। ये बेसिक है, तुम्हारा बेसिक का 90% कंप्लीट हो गया। अब कुछ आइटम्स है जिनको स्पेशल ध्यान देना है, जैसे लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर, WCR। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा अगेन WCR पे क्लेम होता है, क्लेम ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, अलग केसेस है। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, कभी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर देता है, तो ये सब पे कुछ अलग अलग क्लासेस होगा डेडिकेटली, इसी पे हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बट जो मेन मुद्दा था वो मुद्दा यहां पे कवर हो गया। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? आई डोंट वांट टू बॉम्बार्ड यू ऑल विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट सेशन। उतना ही इंफॉर्मेशन लो जो हम लोग डाइजेस्ट कर पाए, बस। क्लियर है? अब आप लोग एक एक करके सब कॉपी करिए। सो हाँ, क्या हो गया? कोई किसी को कुछ भी डाउट से तो बोलो। Any problem, any problem, any doubt, anything you want to ask, please feel free.